स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का 11वां पॉइंट, या जिसको हम कह सकते हैं रिमूविंग द एडवर्ब टू। तो आज का हमारा मुख्य विषय यही है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एडवर्ब टू को हटा करके हम वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और इसमें रिमूविंग द एडवर्ब टू, इसमें एक पॉइंट नोट लिखा है, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन निम्न तरीके से किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है, रिमूविंग द एडवर्ब टू का मतलब है कि कुछ ऐसे वाक्य रहेंगे जिस वाक्य में एडवर्ब टू TOO आया रहेगा, और इस एडवर्ब टू को हटा करके हम वाक्य का रूपांतरण कैसे करेंगे, आज उसी का नियम हम सीखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 समझना है, जिसमें लिखा है टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इंफिनिटिव, ये चीज लिखा हुआ है। तो इसमें देखना यह है कि कंडीशन यह है कि कोई अगर ऐसा वाक्य हो जिसमें इस फार्मूला के सूत्र या इस फार्मूला के जो वाक्य हैं इससे मेल करते हो। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर आप देखें तो इसमें लिखा कि ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। अब यहाँ कहा जा रहा है कि या तो एडवर्ब टू आना चाहिए सबसे पहले, तो देखिए यहाँ एडवर्ब टू आ रहा है। इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आना चाहिए, तो जो ओल्ड आ रहा है ये आपका एडजेक्टिव आ रहा है इसमें से। और फिर प्लस इन्फिनेटिव होना चाहिए, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है, यहाँ लिखा टू वर्क हार्ड, तो ये आपका पूरा पूरा मिला करके ये आपका इन्फिनेटिव है। तो अगर इस लक्षण के कोई वाक्य हैं तो इनको हम कैसे हल करेंगे। तो जहां एडवर्ब टू है इसके स्थान पर हमको सो लगा देना। जैसे देखिए, सो पहले लिख देना है, जहां टू आ रहा है उसके स्थान पर सो लगाना है, प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखना जो आया रहेगा। तो अब इसको हम कैसे देखें, जैसे ही इज टू लिखा तो ही इज को ऐसे उतार देंगे, सब्जेक्ट को लिख देंगे, वर्ब लिख देंगे, टू के स्थान पर सो लगा देंगे, और फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखेंगे। तो एडजेक्टिव आपका ओल्ड है, और फिर उसके बाद कहा जा रहा कंजंक्शन दैट लगा देंगे, दैट हो गया। फिर कहा जा रहा सब्जेक्ट लिखिए, तो यहाँ आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर कहा जा रहा कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक लगाना है, यहाँ हमने कैन नॉट लगा दिया है। और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड आया है। तो अब बात यह है कि यहाँ कैन नॉट क्यों लगा और कुड नॉट क्यों नहीं लगा, इसमें से कैन नॉट आया, कुड नॉट क्यों नहीं आया। जैसा यह वाक्य का टेंस होता है उसी के हिसाब से हमको लगाना होता है। अगर इजमार आ रहा तो कैन नॉट लगेगा, अगर वाज वर होता, पास्ट टेंस होता, तो यहाँ कुड नॉट का प्रयोग कर दिया जाता। तो इसी प्रकार इस तरीके से अगर हम दोनों वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण करें या हिंदी में अर्थ निकालें, हिंदी में अनुवाद करें, ट्रांसलेट करें, तो क्या बनेगा, यानी कि वह ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, यानी कि वह कठोर परिश्रम करने में बहुत वृद्ध है, अर्थात वह इतना वृद्ध है कि वह कठोर परिश्रम नहीं कर सकता। तो ऐसे वाक्यों को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हुए और इसमें इस तरीके से दैट का प्रयोग करते हुए हम इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो ये था आपका पहला उदाहरण। अब यहाँ एक पॉइंट ये समझिए कि नोट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, इसको जरा आप समझिए। नोट नंबर 2, तो इसमें नोट नंबर 2 में कहा जा रहा है कभी कभी प्रश्न पैसिव वॉइस में आ जाता है, अतः इनका उत्तर भी पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है। अब उदाहरण नंबर 2 को अगर आप देखिए तो यह जो वाक्य है कि ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, तो यहाँ टू बी अंडरस्टूड यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ आते हैं वाक्य पैसिव होता है। तो अगर ये क्वेश्चन ही आपका जो प्रश्न है ये खुद ही पैसिव वॉइस में है, तो इसको भी सेम उसी तरह से पैसिव वॉइस में इसका भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। अगर ये एक्टिव वॉइस में था तो एक्टिव वॉइस में हुआ, ये पैसिव वॉइस में है तो ये पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अब इसमें क्या हाल है, अब इसको देखिए, जैसे ही स्पीक्स लिखा तो आपने ही लिख दिया, स्पीक्स वर्ब आया, वर्ब लिख दिया। अब टू के स्थान पर आपने सो लगा दिया, यही सेम फार्मूला चल रहा है। अब फिर देखिए सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो इसे यहाँ अगर पहले उदाहरण को देखें तो ये एडजेक्टिव आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें फास्ट के बारे में, यानी ही स्पीक्स टू फास्ट, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो फास्ट आ रहा है ये एडवर्ब है, क्योंकि स्पीक्स फास्ट, यानी कि जो फास्ट है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्पीक्स को, स्पीक्स आपका वर्ब है, तो इसलिए ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया टू आ गया है, फिर देखिए फास्ट आ गया है। तो इस तरीके से टू के स्थान पर सो आपने लगाया, फास्ट को उतार दिया, और फिर कंजंक्शन दैट लगाने के बाद दैट यहाँ लिखा गया, और इसके बाद अब यहाँ इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिखा गया।
अब एक पॉइंट और भी आ रहा है कि जहाँ यहाँ टू बी अंडरस्टूड है, कैन नॉट का प्रयोग आपने किया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के अनुसार कैन नॉट लगेगा। और बी अंडरस्टूड जो आपका आ रहा है, बी अंडरस्टूड ऐसे उतार देंगे क्योंकि ये पैसिव में है तो ये भी आपका पैसिव हो जाएगा। लेकिन एक प्रश्न यहाँ ये बन रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट इट क्यों आया। यहाँ आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट इसमें आपका ही है और दूसरे वाक्यांश में भी ही आया है, दोनों समान है। तो यहाँ पर दोनों समान क्यों नहीं है, क्योंकि अब इसके अर्थ को अगर आप देखा तो बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए लिखा ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, यानी कि वह समझने के लिए बहुत तेज बोलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह इतना तेज बोलता है, ही स्पीक्स सो फास्ट, वो इतना तेज बोलता है, दैट कि इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि इसे नहीं समझा जा सकता। अगर आप ये लिखिए कि वह इतना तेज बोलता है कि उसे नहीं समझा जा सकता, तो ये गलत है। वह इतना तेज बोलता है कि इसे नहीं समझा जा सकता, तो जो बोल रहा है उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए जो स्पीक्स है यानी कि वो इतना तेज बोल रहा, उसका प्रोनाउन के रूप में यहाँ हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी वो इतना तेज बोलता है कि इसे समझा नहीं जा सकता, तो इस तरीके से यहाँ इट जो है सब्जेक्ट के रूप में बना करके और फिर कैन नॉट का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपका प्रेजेंट टेंस है और भी अंडरस्टूड, चूंकि ये पैसिव वॉइस में है तो ये पैसिव वॉइस में ऐसे उतर जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। तो ये था उदाहरण नंबर 2। अब आइए नोट नंबर 3 को देखिए कि कभी कभी इन्फिनेटिव निगेटिव फॉर्म में होता है, तो ऐसी स्थिति में दैट वाले क्लास को अफर्मेटिव फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए सेम फार्मूला, यही फार्मूला फिर तीसरे उदाहरण में आपको मिल रहा है, बस अंतर क्या है, यहाँ टू वर्क हार्ड है और वहां नॉट टू आएगा। अब देखिए कैसे, ही इज टू आइज नॉट टू अंडरस्टैंड मी। अब यहाँ देखिए नॉट लग गया, तो नॉट टू अंडरस्टैंड मी जो लगा है ये आपका इन्फिनेटिव निगेटिव है, यानी कि निगेटिव इन्फिनेटिव है। तो अगर निगेटिव इन्फिनेटिव होगा तो आप इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसको अफर्मेटिव में लिखेंगे। कहने का अभिप्राय यह है यहाँ की वो कैन लगेगा, कैन नॉट नहीं आएगा, कुड लगेगा, कुड नॉट नहीं आएगा। अब देखिए अगर ये आपका अफर्मेटिव था टू वर्क हार्ड, तो यहाँ कैन नॉट हुआ, लेकिन यहाँ पर नॉट टू अंडरस्टैंड में लिखा हुआ, तो जब ये निगेटिव होगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली अफर्मेटिव हो जाएगा। यही चीज आपको ध्यान देना कि यदि इन्फिनेटिव अफर्मेटिव है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करेंगे तो दैट वाला क्लाज नेगेटिव होगा, और जब इन्फिनेटिव नेगेटिव हो तो दैट वाला क्लाज अफर्मेटिव होगा। और कुछ करना नहीं, तो फिर आप टू के स्थान पर सो लगा देंगे, वाइज उतार देंगे, और जब नॉट टू आ रहा है तो ऐसे स्थिति में दैट लिख देंगे, और सब्जेक्ट आपका यहाँ ही है और यहाँ ही कर देंगे, कैन अंडरस्टैंड मी, सीधे सीधे आप इसको ऐसे लिख देंगे। तो इसका अर्थ दे रहा कि ही इज टू वाइज नॉट टू अंडरस्टैंड मी, यानी कि वह मुझे ना समझ पाने के लिए बुद्धिमान है, अर्थात ही सो वाइज दैट ही कैन अंडरस्टैंड मी, हाँ वो इतना बुद्धिमान है कि वह मुझे समझ सकता है। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो यह एक अपोजिट बात कही जा रही है, या ये कह सकते हैं कि एक तरह से व्यंग टाइप में बात हो रही है कि वह अर्थात वह उतना बुद्धिमान नहीं है कि मेरी बात समझ सके। तो कहने का अभिप्राय यह है, तो इस तरीके से आप इसको बदल देंगे। अब आइए अब देखते हैं इसमें नोट नंबर 4 के बारे में। जैसे कभी कभी दैट वाले क्लास में सहायक क्रिया डज नॉट, कैन नॉट, विल नॉट का प्रयोग कर देते हैं। अब बात ये फिर आती है कि जो दैट वाला क्लाज है, तो आप देख रहे हैं कि दैट वाले क्लाज में कैन नॉट आया, यहाँ देखिए दैट वाले क्लाज में कैन नॉट आया, यहाँ दैट वाले क्लाज में कैन केवल आ रहा है। अब बात यह है कि ज्यादातर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हम करते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो कैन नॉट लगाते हैं, पास्ट टेंस होता है तो कुड नॉट लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक चीज यह भी समझना जरूरी है कि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कुछ ऐसे इसमें एडजेक्टिव्स आ जाते हैं कि इस एडजेक्टिव के भाव के अनुसार जब वाक्य में जो प्रयोग किया गया एडजेक्टिव होता है, या किसी वाक्य में जो एडजेक्टिव आया रहता है, उस एडजेक्टिव के भाव के अनुसार हम दैट वाले क्लाज को कैन नॉट में भी चेंज कर सकते हैं, डज नॉट में भी चेंज कर सकते हैं, और विल नॉट में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे सी इज टू प्राउड टू अपोलोजिज, यानी कि वह क्षमा करने के लिए बहुत घमंडी है। कहने का अभिप्राय यह है कि सी इज सो प्राउड दैट शी कैन नॉट अपोलोजिज, कि वो इतना घमंडी है कि वो क्षमा नहीं कर सकती। और दूसरा सी इज सो प्राउड दैट शी डज नॉट अपोलोजिज, यानी वो इतना घमंडी है कि वो क्षमा नहीं करती है। अथवा सी इज सो प्राउड दैट शी विल नॉट अपोलोजिज, यानी कि वो इतना घमंडी है कि वो क्षमा नहीं करेगी। प्रायः एक घमंडी व्यक्ति या तो क्षमा नहीं करता है, और या तो क्षमा नहीं करेगा, अथवा क्षमा नहीं कर सकता है। तो बात यह है कि अगर आप चाहें तो इस वाक्य को आप कैन नॉट से भी लिख सकते हैं। अगर आप कैन नॉट से ही केवल लिख देना तब भी ये सही है, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। आपको डज नॉट ही लगाना है या विल नॉट ही लगाना है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है
कि आप किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात कैन नॉट लगा रहे हैं तो भी सही है, और यदि आप इसमें से डज नॉट लगा रहे हैं तब भी सही है, और यदि आप इसमें से विल नॉट लगा रहे हैं तब भी सही है। अर्थात यह डिपेंड करता है इसके एडजेक्टिव पर। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं कि जो वो किसी दूसरे जो दैट वाले क्लाज हैं उसमें हम कैन नॉट के अलावा या कैन नॉट के बजाय या विल नॉट क्या नाम है कुड नॉट के बजाय डज नॉट और विल नॉट का भी प्रयोग वाक्य के भाव के अनुसार कर सकते हैं, जैसा हम चाहें। तो ये था आपका जो मेन सूत्र हुआ, इसको जरा समझ लीजिए। टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब और प्लस इंफिनिटिव। तो ये था आपका कंडीशन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका बनाया गया कंडीशन नंबर 1, यानी कि कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें एडवर्ब टू आए, एडजेक्टिव या एडवर्ब आए, प्लस इंफिनिटिव आए, तो ऐसे वाक्य के लिए हम ये जो रूल्स बताए हैं यह नियम लागू होंगे जैसे वाक्य की संरचना होगी। और इस आधार पर हमने आपको ये 4 उदाहरण इस पर संबंधित समझा दिया। तो ये था आपका कंडीशन नंबर 1। अब एक बात और है, कंडीशन नंबर 1 तो ये हो गया। अब इसमें आपका कुछ और भी रूल्स हैं, अब आप उसके बारे में देखेंगे। अब आप देखिए कंडीशन नंबर 2 के बारे में। इसमें लिखा है कि एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस फार प्लस नाउन या प्रोनाउन। तो अब इसमें जैसा कि हम एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे, इसमें लिखा है कि एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आना चाहिए। तो जैसे देखिए एडवर्ब टू आपका यहाँ आ रहा है, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब में से ये देखिए आपका एडजेक्टिव डीप आ गया, और फिर जो है आपका फार लिखा हुआ है तो ये आपका फार आ गया, और प्लस नाउन लिखा हुआ है तो ये आपका नाउन हो गया। फार्टियस जो है नाउन लिखा हुआ है। तो इसमें जो है अगर फार प्लस नाउन या प्रोनाउन रहेगा तो अब हम उसको कैसे हल करेंगे। देखिए ऐसे संरचना वाले वाक्य में दैट वाले क्लाज को सावधानी पूर्वक लिखना चाहिए। इसमें अगर कहीं फार प्लस नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो जब हम दैट वाला क्लाज लिखेंगे तो इसमें ये कहा जा रहा है कि वाक्य के भाव के अनुसार हमको इसे लिखना जरूरी होता है, थोड़ा इसमें सावधानी रखना है। तो अब कैसे लिखेंगे। अब जैसे हर सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, अब इसका हिंदी में अर्थ अगर बनाते हैं कि उसका दुख आंसुओं से बहुत गहरा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि उसका दुख इतना गहरा है कि वो आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकती। आंसुओं से बहुत गहरा है, अर्थात उसका दुख इतना गहरा है कि वह आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकती, या उसका दुख इतना गहरा है कि इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो अभी हो जाएगा हर सारो इज सो डीप दैट शी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, कि उसका दुख इतना गहरा है कि वह इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकती। अथवा इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, या तो हम पैसिव वॉइस में अगर चाहे बदल सकते हैं कि इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब एक बात और देखिए उदाहरण नंबर 6 के बारे में। अब यहाँ उदाहरण नंबर 6 में है इट इज टू मच फॉर अस। तो आप देख रहे हैं यहाँ एडवर्ब आपका टू आ रहा है। जैसे एडवर्ब टू आ गया मान लीजिए, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो यहाँ जो आपका मच आ रहा है, इसमें मच आ रहा तो यह भी एडवर्ब है। तो अब की बार एडवर्ब हो गया। इस उदाहरण में जो आपने देखा डीप, ये आपका एडजेक्टिव था और यहाँ एडवर्ब हो गया। अब इसके बाद फार आना चाहिए, तो देखिए आपका फार यहाँ आया हुआ है, और इसके बाद करा नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन का उदाहरण आपने देख लिया, प्रोनाउन का उदाहरण देखिए, तो यहाँ प्रोनाउन आपका अस आया हुआ है। तो जब कभी भी फार और प्लस नाउन या प्रोनाउन आएंगे तो हम दैट वाले क्लास को थोड़ा सावधानी पूर्वक लिखेंगे। तो इसमें भी वही बात है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझना जरूरी है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट यहाँ नोट नंबर 5 बनाया। देखिए एडवर्ब टू मच के आने पर सो बैड या सो शॉकिंग का प्रयोग करते हैं। यह चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर एडवर्ब टू मच आ जाएगा तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टू के बाद और मच आ रहा है, यानी कि एडवर्ब टू के बाद मच अगर आता है या टू मच आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना होगा, टू के स्थान पर आप सो लगा देंगे, और जो मच आ रहा है उसके स्थान पर बैड कर देंगे। जैसे कि सो हो जाएगा, टू के स्थान पर बैड लिख देंगे।
तो यहाँ हमने बैड लिख दिया है। और या तो आप बैड के स्थान पर शॉकिंग भी लिख सकते हैं, बैड या शॉकिंग। तो ये हो जाएगा इट इज सो बैड दैट वी कैन नॉट बियर इट, यानी कि इट इज टू मच फॉर अस, इसका हिंदी में अर्थ होगा कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गया। अब यहाँ अर्थ दे रहा इट इज सो बैड, ये इतना बुरा हो गया, दैट की वी कैन नॉट बियर इट, कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, अर्थात ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं या इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एक चीज हमेशा आपको याद रखना होगा कि जब भी एडवर्ब टू के बाद मच आएगा या टू मच अगर आता है तो आप इसको टू को सो में बदल देंगे और जो मच आ रहा है उसको आप बैड अथवा शॉकिंग में लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 3 के बारे में। अब देखिए यहाँ कंडीशन नंबर 2 हो गया और ये कंडीशन नंबर 3 क्या कर रहा है, टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब जैसा कि आपको मालूम है कंडीशन नंबर 1 जो था उसमें एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इंफिनिटिव था। यहाँ कंडीशन नंबर 2 में क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब और प्लस नाउन या प्रोनाउन था। 2 कंडीशन हुआ। अब तीसरा कंडीशन ये कहा जा रहा है कि एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब इसको देखिए उदाहरण नंबर 7 को। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एडवर्ब टू आना चाहिए और इस एडवर्ब टू के बाद जो आ रहा है कोई ना कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब हो। अब बात यह है इसके बाद ना तो कोई इन्फिनेटिव हो ना तो कोई नाउन हो, तो ऐसी स्थिति में जब केवल एडवर्ब टू और प्लस कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आया रहेगा तो ये कंडीशन नंबर 3 होगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, अब आइए इसके नियम के बारे में देखिए। ऐसे संरचना वाले वाक्य में एडवर्ब टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला नियम आपका हो गया, इतना इतना आपका पहला नियम हो गया, ओवर या एक्सट्रीमली। अब जैसे सी इज टू स्मॉल, यानी कि वह बेहद या वह बहुत छोटी है, इसका मतलब सी इज ओवर स्मॉल, यानी कि वह बेहद छोटी है, वह बहुत छोटी है या वह बेहद छोटी है। सी इज, और इसी को कहा जा रहा अथवा सी इज यानी कि एक्सट्रीमली स्मॉल, वह अत्यधिक छोटी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे आप ओवर लिखिए, यहाँ देखिए आपका ओवर आ गया, और चाहे आप एक्सट्रीमली लिखिए, ये दोनों का अर्थ समान हुआ। अब एक बात और कहा जा रहा है आर यानी कि अथवा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, अब इसी को हम एक चीज और कह सकते हैं, देखिए अथवा पूरे वाक्य के बाद एक फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए जब लिखा है सी इज टू स्मॉल, तो इसमें से हम टू को हटा करके सी इज स्मॉल बचेगा, इसको ऐसे उतार देंगे सी इज स्मॉल। अब इसके बाद पूरा वाक्य हो गया तो टू के स्थान पर जो बच रहा है एक फ्रेज, यहाँ देखिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तो हम इसका प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। तब क्या अर्थ देगा, यानी कि वह है एक उचित लिमिट माने एक उचित सीमा से परे छोटी है, यानी कि वह एक उचित सीमा से परे छोटी है। जैसे कहने का मतलब एक छोटा होना स्वाभाविक है लेकिन उससे भी अत्यधिक ज्यादा छोटा है, यानी कि बेहद छोटी है, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि एक सीमा है छोटा होने का, उससे भी परे। तो अर्थ लगभग समान दे रहा है, तो आप इसको इस प्रकार से भी बदल सकते हैं, आर अथवा। अब अथवा देखिए क्या है, अब इसमें ये कहा जा रहा अथवा पूरे अथवा एडवर्ब टू को हटाकर एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर प्रोनाउन लिखते हैं और उसके बाद सहायक क्रिया शुड बी अथवा शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो अब ये क्या है, अब आइए उदाहरण नंबर इसी में देखिए अगला है कि अब मान लीजिए जैसे लिखा है सी इज टू स्मॉल, तो हम लिखेंगे सी इज स्मॉल को जो है कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे तो स्मॉलर हो जाएगा, और स्मॉलर और इसके तुरंत बाद जैसे ही स्मॉलर लिखा गया इसके बाद देन आ गया तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गया स्मॉलर देन, यानी कि इसमें आए हुए एडजेक्टिव या एडवर्ब को हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे और इसके बाद एडवर्ब टू जो है हट जाएगा और फिर हम प्रोनाउन लिखेंगे। तो जो इस वाक्य में प्रोनाउन दिया है यही प्रोनाउन यहाँ लिखा जाएगा। अगर यहाँ नाउन होता तो इसका नाउन का प्रोनाउन हम यहाँ सी लिखते, मान लीजिए यहाँ सीता होता, संगीता होता, तो भी प्रोनाउन सी होता। तो प्रोनाउन लिखना है और इसके बाद शुड बी का प्रयोग कर देना। यही चीज यहाँ कहा जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री में बदलकर प्रोनाउन लिखते हैं और इसके बाद सहायक क्रिया शुड बी का प्रयोग करते हैं या शुड हैव बीन। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सी इज स्मॉलर देन सी शुड बी, यानी कहने का मतलब यह है कि वह जितना होना चाहिए उसकी अपेक्षा बहुत छोटी है, स्मॉलर।
और तो इस तरह से लिख सकते हैं, और या तो हम ऐसे इसे पैसिव वॉइस में भी बदल सकते हैं, बना सकते हैं कि सी इज स्मॉलर देन इट शुड हैव बीन। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे तो यहाँ प्रोनाउन आपका इट आ जाएगा और शुड हैव बीन कर देंगे, तो फिर अर्थ वही देगा कि जितना उसे होना चाहिए था उसके अपेक्षा बहुत ही छोटी है। तो अगर देखा जाए कि कुल मिलाकर के इन सभी लोगों का क्या अर्थ आ रहा है कि वह बहुत ही छोटी है। तो ये सभी जो भी इसमें वाक्य बनाए गए हैं, ये सभी के सभी वाक्य इस वाक्य को पूर्ति करते हैं। तो किसी एक वाक्य को हम इनके निम्न 5 तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये था कंडीशन नंबर 3 के अनुसार। तो अब ये लगभग समापन की तरफ है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी इसमें एक पॉइंट नोट भी है। अब आप उसको देखिए। अब आप देखिए नोट नंबर 6 के बारे में। 6वां नोट है इसमें कि यदि किसी वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट कोई बेजानदार या निर्जीव वस्तु हो तथा उस वाक्य में फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम ईटीसी भी आया हो, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय उपयुक्त वाक्यांश को क्रमशः यानी कि फॉर मी को आई में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को सी में, फॉर देम को दे ईटीसी में बदल देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल नियम है, बहुत ज्यादा ही आसानी से समझने वाला नियम है, ये बहुत कठिन नहीं है। तो आइए देखते हैं उदाहरण के द्वारा। अब देखिए जैसे उदाहरण नंबर 8 है कि द बॉक्स इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ फॉर हिम आ गया है। तो यही चीज कहा जा रहा है कि अगर, और दूसरी बात क्या है, यहाँ दी बॉक्स जो आ रहा है यह एक निर्जीव वस्तु है। अब जैसे किसी भी वाक्य का जो कर्ता है कोई बेजानदार या निर्जीव वस्तु हो, तो द बॉक्स यहाँ जो आ रहा है ये जो है निर्जीव के रूप में है। तो ऐसे स्थिति में, और दूसरी बात यह है कि इसमें जो ये वाक्यांश आ रहे हैं जैसे फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम, तो इनको हम बदलेंगे कैसे। अब लिखेंगे द बॉक्स इज टू के स्थान पर सो लगा देंगे, द बॉक्स इज सो हैवी हो जाएगा, और फॉर हिम को बदल देंगे। अब जब दैट वाले क्लास में हम चलेंगे आगे, तो दैट के बाद फॉर हिम को हम ही में चेंज कर देंगे, यहाँ आपका ही बदल जाएगा और कैन नॉट लिफ्ट हो जाएगा। जैसा कि प्रेजेंट टेंस इज आया है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के अनुसार कैन नॉट हो जाएगा। दैट आप दैट कंजंक्शन लगाएंगे ही लगाएंगे। अब इसमें जो आ रहा है ऐसा नहीं होगा कि आप द बॉक्स इज सो हैवी लिखिए और फिर लिखिए दैट द बॉक्स को नहीं लाना है, क्योंकि यहाँ एक वाक्यांश जो फॉर हिम आ गया है, इस फॉर हिम को हमको सब्जेक्ट बना देना है। तो फॉर हिम बन जाएगा, हिम बदलेगा, और इस तरीके से इसको लिख देंगे। और इसी प्रकार आप उदाहरण नंबर 9 देखिए, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। इसमें द ट्री जो है निर्जीव वस्तु आ गया, और इसके बाद जो फॉर मी आ रहा है यहाँ पर एक वाक्यांश आ गया, तो इस फॉर मी को हम बदल देंगे आई में, और चूंकि प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ कैन नॉट हो जाएगा। और जहां पर आपका टू लगा है, टू के स्थान पर आप सो लगा देंगे, यहाँ आपका सो हो गया, बाकी द ट्री ऐसे उतर जाएगा। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। तो अब इसका अर्थ भी एक समान होगा कि यह जो बॉक्स है उसके लिए उठाने में बहुत ही मजबूत है, यानी बहुत ही हैवी है, भारी है, अर्थात यह बॉक्स इतना भारी है कि वह इसे उठा नहीं सकता। तो ये दोनों का अर्थ समान हो गया। 9वें का देखिए, द ट्री इज टू क्लाइंब फॉर मी टू, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, यानी कि जो पेड़ है वह मेरे लिए चढ़ने में बहुत ऊंचा है, अर्थात द ट्री इज सो हाई, यानी कि पेड़ इतना ऊंचा है दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, कि मैं चढ़ नहीं सकता। तो इस तरीके से अब ये जो आपका चैप्टर था रिमूविंग द एडवर्ब टू, अब यहीं पर समाप्त होता है। और मुझे आशा है कि आपको यह चैप्टर भली भांति समझ में जरूर आ गया होगा। तो अब इसी के साथ ही साथ ये वीडियो भी अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।